गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम क्लास 10th सोशल स्टडी जियोग्राफी भूगोल के अंतर्गत जो है हम संसाधन एवं उनके विकास के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले तो हम सबसे पहले संसाधन के बारे में समझ लेते हैं। संसाधन क्या होता है बेटा? कि वह साधन जो मानवीय आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है, या जिसके माध्यम से जो है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। वैसे हम संसाधन जो है प्राकृतिक नेचर के रूप में देखते हैं, तो ये हमारे पर्यावरण से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, जिसकी जो है पूर्ति के लिए जो है ये तीन कारक जो दिए हुए हैं, ये आपको मुख्य होते हैं। तीन कारकों में आपको क्या है? प्राकृतिक है, प्रौद्योगिकी है और संस्थाएं हैं। इन तीन कारकों की वजह से मानव जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, या संसाधन जो क्या होता है, यूज करने लायक होता है। और इनमें जो है समन्वय बनाने के लिए सबसे मेन जो है दायित्व किसका होता है? मानव का होता है। मानव के माध्यम से ही ये तीनों के बीच जो है समन्वय बनता है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का या संसाधनों का यूज जो होता है, मानव अपनी आवश्यकता अनुसार जो है इन कारकों के द्वारा या इन संस्था, प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक के द्वारा जो है आपूर्ति करता है, पूर्ति करता है। अब देखो नेक्स्ट दो चीजें हम देख लेते हैं। अगर संसाधन के जनरली जो है डिवाइड के बारे में देखते हैं, वर्गीकरण के बारे में, तो दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो आपको क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, और दूसरा जो है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है बेटा? वे संसाधन जो प्रकृति के स्वरूप मानवों को प्राप्त होता है, जिसकी वजह से मानव जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सौर ऊर्जा, नदियां, ठीक है ना, इत्यादि। उसके बाद से मानवकृत संसाधन या मानवीय संसाधन, वे संसाधन जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार जो है जिनका निर्माण करता है और जिनकी वजह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो आपको क्या होता है? मानवीय संसाधन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बल्ब के बारे में देख लेते हैं, फैन के बारे में देख लेते हैं, इत्यादि जो है मानवीय सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए मानव द्वारा जो है निर्मित किया गया है, जो कि मानवीय संसाधन है। अब संसाधन का वर्गीकरण कुछ आधारों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे संसाधन के वर्गीकरण में 4 आधार दिए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर, साम्यता के आधार पे, फिर उसके बाद से स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है ना। तो इन आधारों पे जो है संसाधन का जो है अलग अलग रूपों में वर्गीकरण किया गया है, जिनको हम समझते हैं। पहले उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये वर्ग क्या है भाई? 2 वर्ग, या 2 आधारों पे 2 वर्गों में वर्गीकृत किए। दोनों वर्ग क्या है? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन के बारे में हम जान लेते हैं। वे संसाधन जिसमें जीवन होते हैं, ठीक है ना, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है? मनुष्य है, वनस्पति है, प्राणी जात है, पशुधन है, ये सभी क्या है? जीवन युक्त है, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। और अजैव में वे संसाधन जो जीवन युक्त, जिसमें जीवन नहीं होता है, निर्जीव होते हैं, वो क्या होते हैं? अजैव संसाधन होते हैं। जैसे चट्टाने हो गया, धातुएं हो गए, ठीक है ना, ये जो है अजैव संसाधन में आते हैं। नेक्स्ट आपको अगले आधार पे देखते हैं। साम्यता में क्या होता है? इसको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, नवीकरण और अनवीकरण। 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। किन 2 वर्गों में? नवीकरण और अनवीकरण। अब देखो नवीकरण का मतलब में क्या होता है? वह संसाधन जो भविष्य की दृष्टि से क्या होता है, जिसका मतलब में प्रयोग करने के लिए जो है कारगर होता है, उसे नवीकरण कहते हैं। या जिसके अपार भंडार हो सकते हैं। भविष्य की दृष्टि का मतलब में क्या हुआ बेटा? कि ऐसे संसाधन जिसका हम यूज करें और हमें जो है वो कभी जो है क्या होगा कि
कभी जो हमें जो है वो निराश न करे। निराश न करने का मतलब में क्या है, उसके भंडार जो है कभी समाप्त न हो। उस प्रकार के संसाधन जो है नवीकरण संसाधन में आ जाते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा जो है कभी समाप्त होने वाली नहीं है। उसी तरह आपको सेकेंड आपको है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा को भी देख लेते हैं। ये भी जो है क्या है, पवन जो है एनी टाइम यहाँ पे मतलब विद्यमान रहने वाला है। और भी चीजें हैं, इनको आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जो कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से ये प्रदूषण मुक्त होते हैं। इनसे कोई हमारे पर्यावरण पर, हमारे जो परिवेश को कोई हानि नहीं पहुंचता है, जिससे जो है प्रदूषण मुक्त होते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए जो है इन्हें जो है हम नवीकरण जो है संसाधन के रूप में देखते हैं। अब जो है देख लेते हैं और नवीकरण संसाधन। ठीक है ना। इनको जो है दो वर्गों में, चक्रीय तथा अचक्रीय, दो वर्गों में विभक्त किया गया है। चक्रीय संसाधन के रूप में देख लेते हैं वह संसाधन जो लाखों वर्षों की प्रक्रिया के तहत तैयार होते हैं और जिनको तैयार होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है ना। तो उस तरह के संसाधन क्या होते हैं, चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे धातुओं का यूज करते हैं, उससे मतलब में और भी प्रक्रिया के द्वारा, ये नहीं कहते कि सीमित होते हैं, असीमित भी हो सकते हैं, मिल भी सकते हैं, समाप्त भी हो सकते हैं। और चक्रीय संसाधन के तद मतलब में क्या होता है, ये भी जो है उसी प्रोसेस से तैयार होते हैं लाखों वर्षों में, लेकिन एक समय पीरियड के बाद जो है वो खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम कोयला को ले लेते हैं। कोयले का यूज जो है आज वर्तमान समय में ऊर्जा प्राप्ति के लिए अत्यधिक किया जाता है, चाहे वो हमारा देश हो या अदर देश हो। ठीक है ना। तो लेकिन दिन प्रतिदिन उसका यूज अधिक होते जा रहा है, इसलिए उसका क्या है, भंडारण या उसका क्षेत्र जो है क्या होता है, सीमित होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, जो एक समस्या का विषय भी है। और वो जो है क्या है, अचक्रीय है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, पेट्रोलियम इत्यादि को हम ले सकते हैं। तो इस तरह से इन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया। थर्ड आपको देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन का वर्गीकरण। स्वामित्व का मतलब समझते हो बेटा, स्वामित्व मतलब मलकाना। ठीक है ना। यानी कि जैसे नहीं तो मलकाना का मतलब आपको कह दो कि मालिक, या तो मलकाना के आधार पे या स्वामित्व के आधार पे संसाधन को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। मलकाना अधिकार भी कह सकते हो। वो जो है वर्ग कौन कौन से है बेटा, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ये 4 वर्ग आपको दिए गए हैं। पहले हम व्यक्तिगत के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष का जिसपे अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ले सकते हैं, जमीन जायदाद ले सकते हैं। उसके बाद से मकान हुआ, अन्य बहुत सी प्रॉपर्टियां हुआ जो व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, वो अपने अनुसार यूज करता है, उसको सेल करता है इत्यादि चीजें। तो उस प्रकार के संसाधन क्या हो जाएंगे, व्यक्तिगत हो जाएगा। अदर जो है सामुदायिक संसाधन, यानी कि वे संसाधन जिस पर एक समुदाय का अधिकार होता है, जिसका यूज जो है एक व्यक्ति विशेष न करके एक समुदाय करता है, तो उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक। जैसे यहाँ पे क्या दिए हुए, कुछ एग्जांपल दिए हुए, तालाब है, चारागाह है। ठीक है ना। ये सब जो है क्या है, सामुदायिक जो है संसाधन है, जिनका यूज जो है पूरा समाज करता है। नेक्स्ट आपको आ जाते हैं राष्ट्रीय। राष्ट्रीय जो है संसाधन क्या होता है भाई, राष्ट्रीय यहाँ पे जैसे मतलब में हम देख लेते हैं अपने यहाँ जो है गवर्नमेंट के आधार पे सरकारी चीजें। ठीक है ना। सरकारी चीजों में क्या होता है, आपको जैसे कि भारतीय सीमा के अंदर या भारत का जो तटरेखी सीमा है, ये आपको जो है भारत का तटरेखी सीमा है ना बेटा। ठीक है ना। इससे 12 समुद्री मील, इससे जो है 12 समुद्री मील का जो ये दायरा है, इसके अंतर्गत जो भी संसाधन आते हैं उसमें गवर्नमेंट का हक होता है। वो जो क्या कर सकता है, इसको जो है अपने हाथों में ले सकता है या उसके हाथों में होता है। ले सकने वाली बात यह है कि ये आंतरिक भाग है, इसमें व्यक्ति विशेष का भी अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष के पास जो है कोई जमीन का भाग है
और उसके अंदर जो है मतलब में पेट्रोलियम से संबंधित कोई भी चीजें हैं तो सरकार उस जमीन का मालियत दे के जो है उस जमीन को अपने अंडर में ले सकता है। तो ये जो है आपको इस तरह के संसाधन क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यहाँ पे हमने 12 समुद्री मील की बात की। 12 समुद्री मील जैसे क्या होता है 12 समुद्री मील, एक समुद्री मील में जो है आपको 1.8 किमी के आसपास जो है एरिया आता है। तो 12 समुद्री मील के पास कितना हो जाएगा 22.2 किमी। यानी कि इस दायरे के अंदर, ये जो दायरा आपको दिख रहा है, इस दायरे के अंदर जो भी संसाधन आते हैं वो राष्ट्र के अंतर्गत होंगे। यहाँ पे तो हम भारत का एरिया बनाए, किसी राष्ट्र की सीमा से लगे समुद्रों में या सीमा से समुद्रों के अंदर जो है 12 मील का एरिया जो होता है राष्ट्रीय संसाधन के रूप में होता है। नेक्स्ट आपको देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब यहाँ पे जो है 12 समुद्री के मील के बाद यहाँ पे जो है ये एरिया जो है करीब करीब 200 समुद्री मील के बाहर वाला एरिया, इसके बाहर वाला जो ये एरिया है, इसके बाहर वाला एरिया 200 समुद्री मील के बाहर वाला एरिया जो होता है वह जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। उस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हक होता है। उस पर किसका हक होता है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं जो है विश्व कल्याण हेतु जो है उसका यूज किया जाता है। उसमें किसी एक राष्ट्र विशेष का अधिकार नहीं होता है। तो इस तरह से स्वामित्व के आधार पे हमने देखा कि संसाधन को हमने 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। वो कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय है। नेक्स्ट और लास्ट आपको दिया हुआ है क्या, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। नेक्स्ट और लास्ट क्या है बेटा, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो इस आधार पे ही भी आपको जो है संसाधन को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, 4 वर्गों में। वो कौन कौन से है, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। ये 4 वर्गों में से जो है वर्गीकृत किया गया है। पहले संभावी संसाधन की बात करते हैं। इनका क्या है, संभावनाएं होती हैं। जैसे कि हम पश्चिमी तट पे देख लेते हैं सौर ऊर्जा, सौर पैनल का यूज होता है। उसके बाद से पवन ऊर्जा, गुजरात का एरिया ले लें, कुछ राजस्थान वाला एरिया ले लिया जाए, कुछ जैसे यहाँ पे क्या ये गुजरात वाले एरिया में, इधर राजस्थान वाले एरिया में, कुछ जो है बहुत नॉर्मल मात्र जो है आपको ये कर्नाटक वाले एरिया में, कुछ मतलब में इन सब का जो है विकास जो है हो रहा है और जो होता भी है, जो मतलब में क्या है भविष्य के लिए भी सही है, लेकिन बहुत कम मात्रा में संभावनाएं हैं। और विकसित संसाधन वे संसाधन जो जिसका जो है पता भी लगा दिया गया है, उसकी मात्रा का भी निर्धारण किया गया है, यानी और उसका यूज जो है आवश्यकता अनुसार करने के लिए ये रेडी है, तैयार है कि हम इसका यूज कर सकते हैं। उस प्रकार के संसाधन क्या होते हैं, विकसित संसाधन होते हैं। भंडार की बात कर लेते हैं हम। हमारे पास जो है संसाधन मतलब में कुछ ऐसे संसाधन है जिनका भंडार है, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण जो है हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, यानी कि उस लेवल का हमारा तकनीक नहीं है, जिसकी वजह से हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। भंडार है ये तो निश्चित है, लेकिन वह कितना है, ठीक है ना, किस किस स्थानों पे है, इसके बारे में हमें डिटेल अभी नहीं है, तकनीक के अभाव के कारण जो है वो नहीं है। संचित कोष के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता है, संचित कोष जो होता है भंडार का ही एक रूप होता है, इसी का एक रूप होता है, ठीक है ना, और जिसका प्रयोग जो है आवश्यकता अनुसार जो हम करते हैं। जैसे कि देख लो कि आपको पंचवर्षीय योजनाओं के तहत जो है आपको क्या हुआ, बांधों का निर्माण किया गया नेहरू जी के द्वारा। वो बांध के द्वारा जो है उसमें क्या हुआ, जल को रोका गया, मत्स्य पालन के लिए, चारागाह के लिए, बागवानी के लिए, अन्य जो है कई पर्पज से उसको जो है तैयार किया गया और उनका यूज जो है आवश्यकता अनुसार हम करते हैं। जैसे सिंचाई के समय में क्या होता है, प्रत्येक जो है बांधों से जो है पानी छोड़ा जाता है, वो जो है कृषि एरिया में जाता है और लोग उससे जो है अपने खेतों की सिंचाई करते हैं।
तो इस तरह से हमने संसाधन का वर्गीकरण देखा। जितने भी थे आपको यहाँ पे 4 आधारों को जो है उसको वर्गीकृत किया गया है। इनको जो है आप एक बार वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाइएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा पुनः वीडियो देखिएगा। अगर अदर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन बेटा नोट बनाना अनिवार्य है। जब आप नोट बनाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा, इसलिए उसका नोट्स अपनी लैंग्वेज में जरूर बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मिलते हैं संसाधन के विकास के बारे में जानने के लिए और उसको हम जानेंगे।